Hey everyone, welcome to my very first own solo podcast on I am Tanya Gupta. I'm thrilled to have you all here and me being here decoding the world of business and finance. Today I will share 5 best and the smartest ways where you can take control of your money smartly. हम ऐसे 5 ways ऐसे डिस्कस करेंगे जिसके साथ आप अपनी मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एमरजेंसीज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगी, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल भी कर सकते हैं एंड गिल्ट फ्री फन भी होगा. यू जस्ट डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई नो एक जो गिल्ट फ्री फन होता है ना, बिना मतलब से ऐसे पैसे को खर्चना, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग. और वही एक चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में उतना ही हेल्प करती है. तो चाहे आप अपनी मनी के साथ बहुत मैनेजेबली स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आप अपना कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अपना नोटबुक एंड पेन लेकर बहुत कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड विल डाइव इनटू द प्रोसेस. द वेरी फर्स्ट इज गेटिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस डन. एक हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरी ह्यूमन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नेवर नो फ्यूचर सर्कमस्टांसिस में होगा क्या. एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एंड उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने फंड्स को एक ही टाइम पे लिक्विडेट नहीं करो. एवरी मंथ 10 to 15% ऑफ योर फंड्स इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस विल वर्क द बेस्ट. बहुत ऐसी कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हैं आज, जैसे HDFC अर्गो हो गया, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI, SBI. बहुत ऐसे बैंक्स हैं, बहुत ऐसे आउटसाइड एजेंसीज हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हैं. पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले याद रखनी ही रखनी है. द वेरी फर्स्ट इज अ सेटलमेंट रेशो. जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई हॉस्पिटलाइजेशन में, कोई हेल्थ में, तो क्या वो एजेंसी आपको 90% से ऊपर की सेटलमेंट दे रही है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड इज कवरेज रेशो. क्या वो जो एजेंसी है वो हर एक्सपेंडिचर को कवर कर रही है रिलेटिंग टू योर हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कुछ आपके आउट पेशेंट्स के एक्सपेंसेस और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होनी इम्पॉर्टेंट है. एंड द थर्ड इज एक्सेस टू द हॉस्पिटल्स. कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस तो देती हैं, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, बट लिमिटेड एक्सेस टू द हॉस्पिटल्स होते हैं. बट एक बेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से हेल्थ केयर का मज़ा ही कुछ और है. मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर भी आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं सोच सकते. सो यू हैव टू टेक सच एन इंश्योरेंस जहाँ पर एक्सेस टू द बेटर हॉस्पिटल्स हो ही हो. एंड द सेकेंड इज बिल्डिंग एन एमरजेंसी फंड. अभी एमरजेंसी फंड जो होता है वो हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में आपके पास मिनिमम एमरजेंसी फंड कुछ 6 months ऑफ योर सैलरी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिसमें आप एवरी मंथ अपनी 20% ऑफ सैलरी लिक्विडेट करके रख सकते हो. अभी 20% सैलरी लिक्विडेट करना, बट कहाँ पर? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. अभी इसको आप लिक्विडेट या तो FDs में कर सकते हैं या लिक्विड फंड में, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट इन द लिक्विड फंड. अभी FDs और लिक्विड फंड में डिफरेंस ही क्या है? FDs तो है फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर आपका रिस्क बहुत बहुत लो है, और वहीं लिक्विड फंड्स में रिस्क तो कम है बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है जितना आपके पास FDs में होता है. अभी इसका रीज़न क्या है? क्योंकि FDs एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती हैं. इफ़ इट इज़ फॉर द 5 years, आप उसको एमरजेंसी के लिए प्री मेच्योर करवाओगे तो आपको पेनाल्टी ज़्यादा देनी पड़ती है. ऑन द कॉन्ट्रारी लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि अगर प्री मेच्योर के टाइम पे नेक्स्ट डे ही वो रिडेम्पशन हो जाती है. आपको बहुत टाइम पहले या बहुत पेनाल्टीज नहीं पे करनी जब भी आप उसको लिक्विडेट करते हो. तो दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट जो आपको लिक्विडेशन के टाइम पर इफेक्ट नहीं होने देता इन द केस ऑफ लिक्विड फंड. FDs में प्री मेच्योर में आपको ज़्यादा पेनाल्टी देनी पड़ती है. अभी ऐसी कौन सी FDs हैं? जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
या आपके पास जो लिक्विड फंड्स हैं उसमें HDFC लिक्विड फंड है, ICIC, AB सन लाइफ, SBI लिक्विड फंड, निपॉन लिक्विड फंड, बहुत ऐसी लिक्विड फंड एजेंसीज हैं जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो. एंड द वेरी थर्ड इज इन्वेस्टिंग योर अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट. अभी आपको अपनी सैलरी में से कुछ 30% ऑफ द अमाउंट लिक्विडेट करना चाहिए एंड यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. अभी स्टॉक मार्केट में ही क्यों? क्योंकि आपको भी पता है FD से, लिक्विड फंड से ज़्यादा तेज ग्रोथ आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगी. अभी स्टॉक मार्केट में भी ये हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने अपने इमरजेंसीज फंड सेफगार्ड कर लिए. जो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए दैट शुड बी ऑफ अराउंड 25 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद या आफ्टर द रिटायरमेंट पीरियड, जब आपको अपनी अपस्किलिंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए फंड्स चाहिए होंगे. These are those funds, 30% of your salary should go there. अभी स्टॉक मार्केट में तो मैम बहुत सारी ऐसी कंपनीज है where you should invest. वही तो एक बात है, डाइवर्सिफिकेशन इज द की. हमेशा स्टॉक मार्केट में आप इस 30% को डाइवर्सिफाई करिए इनटू द सेपरेट टर्म्स एंड देन इन्वेस्ट. अभी डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ में करना? कुछ 10% तो आपको ये रिलायंस, HDFC, आदित्य बिरला, जहाँ पे सेफर है आपके मनी, आपको पता है ग्रोथ स्टेबल है, मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड भी निकल रहे, जैसे कोल लिमिटेड में, ऐसी कंपनीज में अपना कुछ 10% पार्ट डालिए. अभी 10% शुड बी इन द इंडेक्स फंड्स और द ETFs. जी बेसिकली एक बास्केट ऑफ फंड्स होते हैं जहाँ पर जो ग्रोथ है, जो बैलेंस्ड है, अमाउंट बैलेंस ही रहती है. क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनीज बिल्कुल डाउनफॉल में जाती है तो दूसरी ऐसी कंपनीज हैं जो अपवर्ड मूवमेंट कर लेती हैं. मतलब आपकी मनी बैलेंस्ड आउट रहती है, आपको लॉसेस नहीं होते हैं. दैट आर इंडेक्स फंड्स एंड ETFs. क्योंकि बाकी जगह आपको नहीं पता, रिस्क ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है या रिटर्न ज़्यादा है. And your 10% of this amount should go into the riskier firms. मतलब riskier companies जैसे renewable energies हो गई, टेक कंपनीज होगी, जो आपको लगते हैं जस्ट अभी तो बिल्ड हो रही हैं, क्या पता फ्यूचर में ग्रोथ दे जाए, कितना ग्रोथ दे जाए आपको नहीं पता. जैसे नायका था, जब बिल्ड हुआ था यू वर अनअवेयर ऑफ कि कितना ग्रोथ लेकर आएगा, पर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आया. बोट, जो आपको नहीं पता कि कितना ग्रोथ दे देगा बाद में, पर वो देकर गया. ऐसी ही कुछ कंपनीज में आप भी इन्वेस्ट करिए जिससे आपको नहीं पता कि कितना ग्रोथ आएगा. क्योंकि मोर द रिस्क मोर द रिटर्न. 10% अमाउंट को कुछ ऐसे रिस्की फर्म्स में लगा दोगे, इट विल वर्क द बेस्ट. बट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अपने 5 स्टॉक चार्ट्स को रील्स बनाई हैं, ऐसे 5 to 7 वेज जहाँ पे आप स्टॉक चार्ट्स रीड करना बहुत जल्दी से सीख जाओगे. और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 बातें हैं, या तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करो या रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करो. अभी ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है क्या? तो चलिए देखते हैं. डायरेक्ट प्लान एक ऐसा प्लान है जहां पर अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको जो मार्केट में इन्वेस्ट करना है उसकी स्टडी, उसका एनालिसिस खुद अपने आप से करना पड़ेगा कि क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी या वो ग्रोथ नहीं लेगी. तो उसके बेसिस पर जब आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब आप किसी आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी एजेंट को आउट ऑफ योर ग्रोथ परसेंट कमीशन या ब्रोकरेज नहीं देते हो. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को अपनी अमाउंट दे देते हो कि सर मेरा आप अपना इन्वेस्ट कर दीजिए बट प्लीज़ ग्रोथ थोड़ा अच्छा आ जाए. बट रिस्क इज ऑल द वे. वहाँ पर जो भी आपका रिटर्न होगा उसमें से कुछ पार्ट कमीशन का या ब्रोकरेज का आप उन थर्ड पार्टी को भी देंगे. क्या हम कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस कर लें जो डायरेक्ट प्लान एंड इनडायरेक्ट प्लान, मतलब रेगुलर प्लान में वर्क करती हैं. तो डायरेक्ट प्लान में है कौन सी? सबसे पहली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC फोकस्ड मिड कैप, ICIC प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. और वहीं पर हमारे पास रेगुलर प्लान में है द वेरी फर्स्ट इज बंधन स्मॉल कैप फंड्स या इन्वेस्को इंडिया फिल्म कैपिटल फंड्स. ये सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं इन द रेगुलर प्लान. तो आप भी अच्छे से सोचिए, अगर आपने इससे पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है
चेक इट आउट, क्या आपकी डायरेक्ट प्लान में है या रेगुलर प्लान में है। अगर रेगुलर प्लान में है तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए इन द डायरेक्ट प्लान, क्योंकि अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर पाए, स्टॉक मार्केट को रीड कर पाए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, विच इज इन्वेस्टिंग इन योर ओन सेल्फ। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कुछ 20% ऑफ योर सैलरी आपको अपने खुद के ऊपर लिक्विडेट करनी ही करनी चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में, लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सब अपनी जगह है, पर जितनी ग्रोथ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कर पाओगे ना, उतना कोई आपको स्टॉक मार्केट नहीं देगी। जितनी तेज रफ्तार से आप दौड़ सकते हो ना, स्टॉक मार्केट नहीं दौड़ेगी। और सेकेंड थिंग, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। और जैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो, ज़्यादा चीज़ों पर वर्कआउट करते हो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। चाहे आप कोई अपस्किलिंग में कोई कोर्सेज को ज्वाइन करो, कोई सर्टिफिकेशंस लो, वर्कशॉप्स लो, जिम मेंबरशिप्स ले लो, बुक्स खरीद लो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर वर्क करो। अगर आपके कुछ हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर वर्क करना चाहते हो, वहाँ से मोनेटाइजेशन लेना चाहते हो, तो डू इट राइट नाउ, क्योंकि वो जो ग्रोथ आपको देगा वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती है। ऑल्सो इन द कैप्शंस आई मेंशन द लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो आज बहुत ट्रेंडिंग है। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, यू आर डायरेक्शनलेस, आपको नहीं पता हम कहाँ जाएं, those are the courses. Join one by one and start doing freelancing, because that's the best you can do for yourself to grow yourself as well. सिर्फ 20% in your own self, that's it. And the fifth is guilt free fun. जी हाँ, आपने ठीक सुना, for the guilt free fun. लाइफ में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि फ्रीली इंजॉय करना। बिकॉज जब आप अपने ऊपर बिना गिल्ट के पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, इन द ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप्स, कॉन्सर्ट्स, फैंसी डिनर्स, वो आपको इंटरनल मोटिवेशन देता है टू बी कंसिस्टेंट एंड टू बी योर ओन सेल्फ एट एवरी पॉइंट। आप 10% ऑफ योर अमाउंट हमेशा अपने ऊपर एवरी मंथ इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू ग्रो as much as you want. Because जब आप internally happy हो गए, you will love the work you are doing it. That will make you and your firm grow the best. Whether you are in a corporate or building your own brand, take a day out, enjoy yourself, invest in yourself, and make your day the best to be consistent from the next working days. बिकॉज वेन यू ड्राइव योर फंड्स इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, जैसे इमरजेंसी फंड्स के लिए भी रख लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, हेल्थ में भी डाल दिया, अपस्किलिंग भी कर दिया, उसके बाद जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं देता, बिकॉज यू आर लर्निंग, ग्रोइंग योर सेल्फ, मेकिंग योर मनी ग्रो, योर ओन सेल्फ ग्रो, एंड देन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ doesn't make you feel a guilty person. That makes you feel the most satisfied and the best person inside yourself. तो बस जितना पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे को मैनेज करके इन्वेस्ट करना और ग्रो करना भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डू लेट मी नो आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। साइनिंग ऑफ, तान्या गुप्ता। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।